हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम आने वाले जो भी आपके दो ही एग्ज़ाम बचे हैं, एसबीआई पीयू एंड क्लर्क। तो उन दोनों की प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपको मैथ्स और इंग्लिश के बहुत ही अच्छे लेवल के कंटेंट का यहाँ पे अपन सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अप्रोच आपको एग्ज़ाम में रखनी है। तो उसी में अपन यहाँ पे जो इंग्लिश की प्री की चेकलिस्ट की सीरीज़ है, ये चेकलिस्ट नंबर 25 है। इससे पहले अपन ने 24 चेकलिस्ट कर दी है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और कीजिएगा, और इसको जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होती है प्रैक्टिस की, और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपसे मिस नहीं हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज की सेशन में क्या है, सबसे पहले तो आपके स्टेटस है, यानी कि एक तरह से जो बोल सकते हैं जहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है और दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो स्टार्टर्स होते हैं वो आपके। और सेकंड फिर आपके 10 क्वेश्चन है, कॉलम बेस है। तो 10 और 10 टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे समझेंगे किस तरह से नए क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दे रखे दो सेंटेंस। आपको बोला है यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करना है आपको, ठीक है ना। जैसे देखिए स्टार्टर्स, यानी कि पहले एज लगा है, फिर वंस लगा, फिर वाइल लगा है। तो इनको करना कैसे है, तो देखिए एक एग्जांपल दे रखा है आपको यहाँ पे। जैसे कि इन दोनों सेंटेंस को अपन ने ऐसे पूरा कनेक्ट कर दिया। ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि किससे है जो ये स्टार्टिंग हो सकता है। एक तरह से जो कनेक्टर वाले क्वेश्चन करते थे वही है, पर यहाँ पे क्या है, स्टार्टर्स है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा इनसे और वो आपके मिडिल में लगते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपके यहाँ पे ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ये पहला सेंटेंस आपको गिवन है, सेकंड को भी यहाँ पे ब्लैंक में पुट करना है, और इनको रीड करके देखना है कि सही है या नहीं है। तो देखिए अगर अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले इन दोनों सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। तो ए में बोला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज नियरिंग कंप्लीटिंग, यानी कि जो नए ऑफिस का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि पूरा काम है जो लगभग आपका पूरा होने को आया है। जो नई बिल्डिंग ऑफिस है उसका काम है जो क्या होना है, लगभग कंप्लीट होने आया है। द रेलोकेशन ऑफ द कंपनीज हेडक्वार्टर इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे रेलोकेशन का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर करना, यानी कि जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उसका शेड्यूल क्या है, अगले मंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि पहले तो यहाँ पे आपको बोला कि लगभग पूरा होने वाला है काम, और यहाँ पे बोला है कि अगले महीने अपन क्या कर देंगे, हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग अगर अपन देखें तो दोनों आपके ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद में एक दोनों सेंटेंस आ सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का नहीं है, ये भी अपने को समझना है यहाँ पे दोनों की टोन, ठीक है। और उसके बाद में एक रीज़न रिजल्ट, यानी कि इस तरह की कैटेगरी भी है ये, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई काम है ये बता रहा आपको कि पूरा होने वाला है, और फिर यहाँ पे बता रहा है कि एक महीने अगले महीने है जो अपन क्या कर देंगे, हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं एज का मतलब क्या होता है, चूंकि, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा अगर छोटी क्लासों में हिंदी पढ़ी है तो यहाँ पे बोला है एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑफिस। यहाँ पे बोला है कि चूंकि जो नए ऑफिस का जो बिल्डिंग है उसका काम है जो कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए अपन, ठीक है ना, तो इस कारण है जो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगले महीने है जो उसको हेडक्वार्टर को शेड्यूल कर देंगे। तो एकदम सही है। यहाँ पे आगे बोला है वंस। तो यहाँ पे बोला वंस द कंस्ट्रक्शन, यानी कि वंस का मतलब है या तो एक बार, या फिर बोलते हैं इसको जब। जब है जो नए जो बिल्डिंग है ऑफिस की उसका काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में अगले महीने हम क्या कर देंगे, इस ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी एकदम सही लग रहा है। वाइल का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है वाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑफिस, यानी कि यद्यपि जो नए ऑफिस का कंस्ट्रक्शन है वो आपका ऑलमोस्ट फिनिश होना है, लगभग पूरा होने आया है, तो इसके लिए अगले महीने हम इसका हेडक्वार्टर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से अपन ने रीड किया है, और तीनों के मतलब आपको क्या लग रहे हैं कि भाई कि ये सेंटेंस आपके कनेक्ट हो सकते हैं। और जब तीनों हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। उम्मीद है आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला और समझते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, द टीम्स विनिंग स्ट्रैक्स कंटिन्यूड फॉर द 5th consecutive मैच।
यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो टीम के जो जीत का सिलसिला है वो लगातार 5वें मैच में भी जारी रहा है। अब बी में बोला द प्लेयर्स मोरल रिमेन एक्सेप्शनली हाई। तो यहाँ पे बोला है कि जो खिलाड़ियों का मोरल का मतलब क्या होता है, उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, मनोबल, वो आपका बहुत ही ऊंचा हो गया, बहुत ही हाई हो गया। तो जब अपन कंटिन्यू मैच जीतते हैं तो अपना जो आत्मविश्वास होता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है, वाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, वाइल द टीम्स विनिंग स्टैक। तो यहाँ पे बोला है कि जो टीम की जीत का सिलसिला है वो लगभग आपका यहाँ पे यद्यपि, ठीक है ना, तो यद्यपि जो टीम की जीत का सिलसिला है वो है जो 5वें मैच में भी जारी रहा है। तो जो प्लेयर्स हैं उनका मोरल क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एकदम आपका क्या है, सही है। अब देखिए इफ़ आ गया। इफ़ तो क्या करता है, कंडीशन करता है, ठीक है ना, कि यदि टीम के लगातार 5 मैच जीतती है, पर यहाँ पे तो जीत लिए हैं पहले से ही, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो पहले ही जीत लिए हैं। इफ़ आता है कंडीशन में कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, पर यहाँ पे तो आपको पहले ही बोल दिया है कि उन्होंने जीत लिया है, ठीक है ना, तो इसलिए सेकंड नहीं आएगा। अब ओनली बोला है, ठीक है ना, तो आपको पता है ओनली क्या होता है, एक तरह से अपन इसको नेगेटिव बोलता है कि सिर्फ 5वां मैच आपका, 5 मैच लगातार जीतेंगे तो ही उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं होता, मान लीजिए 5 मैच है तो 5 में से आपने 3 जीते 2 हारे तो भी आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा ना, क्योंकि आपने क्या किया है, सीरीज जीत ली है, ठीक है ना। या फिर 5 में से 4 जीते हैं, एक नहीं जीता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है। तो ओनली वाला आपका है जो ये 99% आपका कोई भी पैसेज वगैरह हो उनमें आंसर क्या होता है, नॉट ही होता है। तो यहाँ से सिर्फ एक बनेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो देखिए इसमें भी क्या बोला है, अपन रीड करते हैं और समझते हैं। द कंपनी अचीव्ड रिकॉर्ड प्रॉफिट इन हर लास्ट क्वार्टर। यानी कि जो कंपनी है उसने अपने पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड प्रॉफिट है जो हासिल किया था। द सीईओ अनाउंस एम्प्लॉय बोनस। तो सीईओ ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को बोनस है जो वो क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। तो जब कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होता है तो किसकी वजह से होता है, एम्प्लॉयज़ की वजह से होता है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उनको बोनस दे देती है जब अच्छा उनको ग्रोथ होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक के बाद एक बात बोली जा रही है, यानी कि रीज़न रिजल्ट कैटेगरी के भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंटिन्यूस होते हैं यानी कि एडिशनल कैटेगरी का भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला बोला सिंस, तो आपका वाइल सिंस इसका मतलब चूंकि होता है, यानी कि ये क्या करता है, किसी बात को शुरू करता है उसके बाद में उसका रीज़न को ऐड करता है। तो चूंकि कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया था पिछले क्वार्टर में, तो इसके लिए जो सीईओ ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का बोनस यहाँ पे अनाउंस कर दिया, सही है। अब फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है ये जो बात हुई है इसके कारण है जो क्या हुआ था, दूसरा सेंटेंस है जो इसको फॉलो किया था, यानी कि इसका रीज़न बताया गया कि इसके बाद में है जो क्या हुआ था, ये वाला हुआ था, ठीक है ना। जैसे कि जो कंपनी में रिकॉर्ड प्रॉफिट किया था पिछले क्वार्टर में, तो उसको देखते हुए यहाँ पे सीईओ ने क्या कर दिया, बोनस अनाउंस कर दिया एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सही है। अब थर्ड में देखिए क्या बोला है, व्हेन द सीईओ अनाउंस एम्प्लॉय बोनस। तो यहाँ पे बोला है कि जब सीईओ ने एम्प्लॉय का बोनस अनाउंस किया था, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टी बात बोली जा रही है। यहाँ पे तो अपन ने देखा है पहले कि यहाँ पे क्या बोला था कि पहले उनको क्या किया था, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था तभी तो बोनस देंगे आपको, पर यहाँ पे बोल रहा है कि अनाउंस कर दिया है फिर उनको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो इसके लिए उल्टा बोल रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है आपका, डी में है, ठीक है ना। तो आगे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, द साइंटिफिक रिसर्च पेपर वॉज पब्लिश्ड इन ए रेपुटेबल जर्नल। यानी कि जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है, पेपर है, तो वो आपके पब्लिश हो गए हैं, ठीक है ना, पब्लिश हुए थे आपके एक रेपुटेबल जर्नल में। आगे बोला है द एकेडमिक कम्युनिटी प्रेज द पेपर्स फाइंडिंग। यानी कि जो एकेडमिक की कम्युनिटी है उन्होंने तारीफ की थी किसकी, जो पेपर की फाइंडिंग, यानी कि जो पेपर में आपने रिजल्ट निकाले हैं, जो आपने कंक्लूजन लिखे हैं, उनकी तारीफ की थी किसने, एकेडमी की जो कम्युनिटी है उन्होंने, ठीक है ना। तो आपने जनरली देखा होगा कि मान लीजिए किसी का फोटो अखबार में छप गया है तो जहाँ पे वो काम करते हैं वो क्या करेंगे, सारे मोहल्ले वाले उनकी तारीफ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे कि पहले तो क्या होगा, यहाँ पे जनरल में आपका छपेगा, उसके बाद में क्या होगा, लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। यहाँ पे अगर देखें वंस, वंस का मतलब है कि एक बार अगर आपका जो पेपर की जो ये पेपर है अगर वो पब्लिश हो गए एक रेपुटेबल जर्नल में, तो क्या होगा,
ये एकेडमिक कम्युनिटी है आपकी तारीफ करेगी, फाइंडिंग्स की एकदम सही है। एज सुन एज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके जो पेपर है पब्लिश होंगे एक रेपुटेबल जर्नल में, ठीक है ना, तो जो कम्युनिटी है वो क्या करेगी, आपकी तारीफ करेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही छप जाएंगे उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जैसे ही उनको मिलेगा दिखेगा तो वो क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। अब वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है ना। और ये क्या करता है, तो वाइल हमेशा आपका जो दो एक ही टाइम पे जो कंटिन्यूस आपके सेंटेंस होते हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, उनको यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो वाइल बोला है कि जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होंगे रेपुटेबल जर्नल में, ठीक है ना, कि जबकि, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो वैन होता तो और भी अपन देख सकते थे कि जब, ठीक है ना, तो वैन होता तो सही हो जाता, लेकिन वाई है तो सही नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक रीडिंग आती है और इन वर्ड के अगर मतलब पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि जो नए सॉफ्टवेयर के अपडेट से जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गया है, बेहतर हुआ है। यूजर्स रिपोर्टेड फ्यूअर क्रैशेस एंड फास्टर प्रोसेसिंग टाइम्स। अब जो यूजर्स है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो क्रैश, कुछ कुछ जगह क्रैश होने का, और फिर आपका यहाँ पे जो फास्टर प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोसेसिंग है यानी कि बहुत ही जल्दी काम करने का, तो प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो यहाँ पे उसका क्या क्या है, यहाँ पे आपको बताया, रिपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ये काम होगा, ऑर्डर होगा, पहले ये काम होगा फिर उसके बाद में ये वाला होगा, क्योंकि जब तक आप अपडेट दोगे पहले उसके बाद में तो ये लोग हैं जो रिजल्ट आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे के बाद में, यानी कि आपने क्या किया है, अपडेट दिए हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने की परफॉर्मेंस के, उसके बाद में यूजर्स ने क्या किया है, यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि कुछ क्रैशेस हो रहे हैं और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया है। तो यहाँ पे एकदम सही है। अब ओनली देखिए, मैंने ओनली बोला था आपको, तो ओनली आता था आपका क्या होता है यहाँ पे लगभग ये, ठीक है ना। तो गलत ही होता है। ओनली का मतलब क्या है, केवल तभी जब आपने नए सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया है तभी है जो लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, रिपोर्ट किया है फ्रीवेयर कैसेस को और फास्ट प्रोसेसिंग टाइम को। अब देखिए, अपडेट करने का मतलब है कि जो पीछे जो समस्याएं थी उनको आगे सही करना है, तो यानी कि पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है ना। तो ओनली हमेशा क्या होता है, आपका गलत होता है। आगे बोला है, आगे बोला है द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो नए सॉफ्टवेयर अपडेट ने क्या किया है, यहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, लीडिंग टू, जिससे क्या हुआ है, जो यूजर्स है फ्यूअर क्रैशेस एंड फास्टर प्रोसेसिंग, तो जिससे यूजर्स ने क्या किया है, यहाँ पे आपका फ्यूअर क्रैशेस हुआ है, ठीक है ना, जिसको देखते हुए फ्यूअर क्रैशेस और फास्टर प्रोसेसिंग टाइम किया है, ठीक है ना। तो लीडिंग टू, अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आपका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है ना, क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अब उसके हिसाब से देखें यहाँ पे, तो आफ्टर वाला एकदम सही है आपका, ठीक है ना, आफ्टर वाला क्या है, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए अपने को यहाँ पे क्या होगा भाई, डाउट होगा कि ये है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे पहले तो सेकंड नहीं होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ सेकंड है वहाँ वहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। तो पीछे आप ऐसे एलिमिनेट कर दो, अगर कभी कन्फ्यूजन है तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो आप यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, जब आपको कभी कभी क्या हो, कन्फ्यूजन हो, किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं हो, तो एलिमिनेशन आपका क्या होता है अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका मेथड होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए 6 में आपको क्या बोला है, द टीम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, यानी कि जो टीम ने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन, यानी कि जो आपका लास्ट टाइम दे रखा है उसको पूरा करने का, तो वहाँ उसके लिए है जो क्या करी टीम, हार्ड वर्क कर रही है, दिन और रात क्या कर रही है, एक कर रही है, ताकि वो डेडलाइन तक प्रोजेक्ट को क्या कर दे, पूरा कर दे। द क्लाइंट्स फीडबैक ऑन द प्रोजेक्ट वाज हाईली पॉजिटिव। तो अब देखिए अच्छा काम करेंगे तो क्लाइंट आपके आते रहते हैं चेक करने के लिए, भाई कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो जो क्लाइंट का फीडबैक था प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे थे, टाइम पे उनका क्या हो रहा था, प्रोजेक्ट पूरा हो रहा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सिंस का मतलब क्या होता है, चूंकि, तो यहाँ पे क्या करता है भाई कि यहाँ पे आपको बताया है कि टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डेडलाइन को पूरा करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या क्या इन्होंने तारीफ कर दी है भाई, जो भी आपके क्लाइंट थे उन्होंने, तो एकदम सही बात है, ठीक है ना। आगे
इवन दो, ठीक है ना। तो इवन दो है कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रीज़न बता रहा है आपको, क्या कर रहा है आपको, रीज़न बता रहा है भाई कि ये काम हुआ था इसके लिए यहाँ पे आपका आया था, ठीक है ना। तो इवन दो आपका रीज़न नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे, इसको अपन ऑल दो बोल सकते हैं। इवन दो का मतलब क्या होता है, ऑल दो, यद्यपि, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी के क्या करेगा आपको यहाँ पे, दोनों को कनेक्ट करेगा, पर अपने तो क्या है, दोनों पॉजिटिव टोन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको कनेक्ट नहीं कर पाएगा ये। अब बिकॉज आए, बिकॉज क्या होता है, रीजन रिजल्ट कैटेगरी का होता है कि क्लाइंट ने फीडबैक दिया है हाईली पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि टीम ने क्या किया था, रात दिन एक करके उन्होंने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा करने के लिए यहाँ पे काम किया था, ठीक है ना। तो रीजन एंड रिजल्ट है, तो ये भी क्या होगा आपका, सही होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो फर्स्ट और थर्ड आपके कहाँ हैं, तो फर्स्ट और थर्ड है जो आपके है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन 7 में क्या होगा आपका। द मूवी रिसीव्ड रेव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, ठीक है ना। रेव का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे। तो जो मूवी ने है, जो क्रिटिक्स है, ठीक है ना, तो क्रिटिक्स से बहुत ही अच्छे रिव्यू है जो यहाँ पे हासिल किए थे। द टिकट सेल्स फॉर द मूवी वर एक्सेप्शनल। तो फिल्म की जो टिकट की बिक्री है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे जैसे नॉर्मल टिकट बिकते वैसा नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्शनल रहा, बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। जैसे अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, पुष्पा मूवी के जो टिकट सेल हो रहे हैं, तो वही वाली यहाँ पे बात हो रही है कि नॉर्मल जैसे बिकते टिकट वैसे नहीं है, बहुत ही आपका क्या है, एबनॉर्मल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें, ओइंग टू क्या करता है, रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का है। ओइंग टू मूवी रिसीव्ड रेव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फिल्म को यहाँ पे क्रिटिक्स से बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले, इसके कारण, ठीक है ना। तो रीजन एंड रिजल्ट बताता है इसके कारण क्या हुआ था, टिकट है जो आपके बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बिक रहे, एकदम सही है, ठीक है ना। अगर सेकंड देखें तो सेकंड बोला है डेस्पाइट द मूवी, यानी कि इसके बावजूद, तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपोजिट को यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि रिव्यू है जो नेगेटिव मिले हैं फिर भी टिकट बिक रहे हैं, तो आपका क्या होता है, ये सही होता है। पर यहाँ पे तो क्या दोनों अच्छी बातें हो रही है, तो ये नहीं होगा। विथ द मूवी रिसीविंग रेव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, यानी कि जो मूवी है उसको क्रिटिक्स से क्या मिले हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, तो उसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पे टिकट्स है जो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या होने लगे, बिकने लगे हैं। तो ये वाला आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कहाँ है आपके, देखिए ये रहे आंसर, ठीक है ना। सेकंड नहीं होना चाहिए, देखिए ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, इस तरीके से आप सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन का आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है द कॉन्सर्ट टिकट्स वर सोल्ड आउट विद इन मिनट, यानी कि जो कॉन्सर्ट के टिकट है वो आपके कुछ ही मिनट में बिक गए थे। जैसा आपने देखा होगा कि जो आपके वो दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट करते रहते हैं, आपके पूरी इंडिया में कर रहे हैं, और टिकट उनकी है जो मिल ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो उसी तरीके बोला है द बैंड इज परफॉर्मिंग देयर न्यू एल्बम लाइव, तो जो बैंड ने अपना जो नया एल्बम है वो उसको क्या किया है, परफॉर्म किया है लाइव। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे तो देखिए आफ्टर द कॉन्सर्ट टिकट वर सोल्ड आउट विद इन मिनट, यानी कि टिकट के कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट होने के बाद में बैंड ने अपना नया एल्बम लाइव किया था। देखिए यहाँ पे बैंड ने नया एल्बम लाइव किया है, तो ये बात सुन के ही है जो टिकट क्या हो रहे हैं, जल्दी से बिक रहे हैं, तो ये वाला आपका नहीं होगा। वंस द कॉन्सर्ट टिकट वॉज सोल्ड आउट विद इन मिनट, यहाँ पे बोला कि जैसे ही, जब एक बार टिकट के जो कॉन्सर्ट के टिकट है जो कुछ ही मिनट में बिक गए थे, तो उसके बाद में बैंड ने क्या किया था, यहाँ पे परफॉर्मेंस है जो यहाँ पे आपका जो लाइव किया था, यानी कि उनके नए एल्बम का, तो ये हो सकता है। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जबकि कॉन्सर्ट के टिकट कुछ ही मिनट में बिक गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बैंड ने क्या किया था, अपने नए एल्बम का परफॉर्मेंस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले तो पहला नहीं होना चाहिए भैया आपका, तो पहला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब वाइल है यहाँ पे, तो क्या है, जबकि कॉन्सर्ट की टिकटें कुछ ही मिनट में बिक गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको क्या बोला था, उसके बाद में बोला था कि उसके बाद में यहाँ पे उनका नया एल्बम है जो उन्होंने क्या किया था, लाइव परफॉर्मेंस किया था, तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सेकंड एंड थर्ड होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं 9 में क्या होगा।
तो 9 में बोला है द स्टूडेंट प्रिपेयर एक्सटेंसिवली फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल की उन्होंने क्या की थी, तैयारी की थी। द रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम वर आउटस्टैंडिंग, तो परीक्षा के एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है वो बहुत ही आपके शानदार आए थे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो क्या हो सकता है, ड्यू टू क्या बताता है आपका, ड्यू टू बताता है रीज़न, ड्यू टू क्या बताता है, रीज़न बताता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी तो उसका रिजल्ट, रिजल्ट का यहाँ पे आपका आएगा। तो ड्यू टू आपका होता है रीजन है रिजल्ट का, ठीक है ना, कि बहुत ही अच्छी तैयारी की थी उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। डिस्पाइट के बावजूद, नेगेटिव होता है नहीं, इन एडिशन है यहाँ पे। तो इन एडिशन क्या होता है, एडिशनल कैटेगरी का होता है, पर यहाँ पे तो अपने को रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी चाहिए, तो आंसर क्या होगा आपका, ए वाला होगा, ठीक है ना। तो आपकी ये एक तरह से कनेक्टर ही आप इसको समझ लो। आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो इसको भी देखते हैं, इसमें क्या बोला है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द कंपनी इन्वेस्टेड इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे, कटिंग एज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो अत्याधुनिक यानी कि नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या इन्वेस्ट किया है। द कंपनीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है काम करने की, उसमें क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है आपका, एक तो रिजल्ट एंड रिजल्ट कैटेगरी का है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो आपका नेगेटिव आना चाहिए, ना ही आपका क्या आना चाहिए, कोई एडिशनल कैटेगरी का आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एज ए रिजल्ट, तो रीजनल रिजल्ट है, एकदम सही है। ऑल दो क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का होता है, और यहाँ पे वैन है कि ऐसा हुआ था जब, कब, तो ये भी एक तरह से क्या है आपका, रीजन बताता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, कि कंपनी ने जो नई टेक्नोलॉजी लगाई थी तो उसके कारण क्या हुआ था भाई, कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में लगातार क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कहाँ है फर्स्ट एंड थर्ड, आपका डी में है, ठीक है। तो ये था आपका जो पहले आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, तो जो आपके थे स्टार्टर्स के, ठीक है ना। अब आगे के क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जो कॉलम बेस हैं, तो इनको भी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो देखते हैं, रीड करते हैं। तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे किए थे, तो इसका तरीका आपको पता ही होगा। अपन यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए को रीड करते हैं। तो ए में आपको यहाँ पे क्या बोला है, ए में बोला है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मुलेटेड बाय आइंस्टाइन, यानी कि जो आइंस्टाइन के द्वारा यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको यहाँ पे क्या किया था, उसका सिद्धांत दिया गया था, ठीक है ना, ये थ्योरी इसके द्वारा दी गई थी। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, पहले डी को रीड करते हैं, ठीक है ना, ए के साथ में क्या है, डी। तो आवर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स के बारे में हमारी जो फंडामेंटल थ्योरी थी, जो समझ थी, ठीक है ना, तो ये क्या यहाँ पे कोई सेंस बनेगा इसका, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा आपका, यानी कि ए और डी का तो आपका होगा ही नहीं। आगे देखते हैं ए और ई का, विच ऑपरेट्स द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, यानी कि जिसने क्या किया, जो ह्यूमन परसेप्शन यानी कि मानवीय धारणाओं है उनकी जो लिमिट है उनको क्या किया है यहाँ पे, ऑपरेट किया है, यहाँ पे संचालित किया है, ठीक है। और देख लेते हैं एफ में क्या है, हैज़ रेवलाइज द वे वी थिंक अबाउट स्पेस एंड टाइम। तो देखिए आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, स्पेस से संबंधित आपकी यहाँ पे ये थ्योरी है, आइंस्टाइन ने दी थी। तो यहाँ पे बोला है कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रेवलाइज कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्रांति लेके आगे, बदलाव लेके आगे, किसमें, हमारी सोच में, हमारी सोच में किसके बारे में, स्पेस और टाइम के बारे में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका ए और एफ का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो ए और एफ कहाँ है आपका, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो पहले तो आंसर क्या मिल गया अपने को, सी। अब इसको चेक करते हैं, बी और डी, इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बोला है क्वांटम जो आपकी मैकेनिज्म है उसके क्षेत्र में जो पार्टिकल्स है वो आपके मौजूद हो सकते हैं, तो किस में होंगे, देखिए यहाँ पे डी में, अवर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो पार्टिकल आपके एग्जिट करेंगे, यानी कि वो आपके हो सकते हैं किस में, जो हमारी जो थ्योरी है यूनिवर्स की, तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो मौलिक समझ है उसके अंदर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके, ठीक है, एकदम सही है। सी एम, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर दो नॉट येट डायरेक्टली ऑब्जर्व, यानी कि जो डार्क मैटर की जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, हालांकि अभी तक है जो इसको यहाँ पे, ठीक है ना, दो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, यानी कि सीधे तरीके से
ठीक है ना, जो रियल तरीके से है, ये जो यहाँ पे आपको नहीं देखी गई है, जो कि ऑपरेट करती है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे होगा सीई, यानी कि विच ऑपरेट्स एट, यानी कि जो आपकी यहाँ पे ऑपरेट करती है बाउंड्रीज ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन, यानी कि जो ह्यूमन की धारणा है, सोच है उसकी, तो उसकी जो लिमिट्स है, ठीक है ना, बाउंड्रीज है, उसको क्या करती है यहाँ पे ऑपरेट करती है। तो एकदम क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, समझने में आपको मुश्किल होगा, पर यहाँ पे देखिए सारे के आपके यहाँ पे बन रहे हैं, तो अगर आप एक को देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है किसका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। अब क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर अपन देखें डी पे, टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, यहाँ पे बोला है बहुत ही बड़ी मात्रा में डाटा को एक साथ यहाँ पे क्या कर सकता है, वो यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, चलिए, होल्ड्स द पोटेंशियल टू रेवोलाइज वेरियस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे बोला है कि ये क्या कर सकता है, ये आपका बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उनमें क्रांति लाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो नेटवर्क में क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे देखिए डाटा भी हो सकता है आपका यहाँ पे, और अब आर्टिफिशियल है तो नए ज़माने का है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियों को, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनको क्या कर सकते हैं यहाँ पे उनकी जो कैपेसिटी है उनमें क्रांति लाने की यहाँ पे बात की गई है, ये भी हो सकता है। आगे देख लेते और क्या होगा भी, अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क्स फॉर टारगेट ड्रग डिलीवरी, देखिए यहाँ पे ये ड्रग डिलीवरी वगैरह का बोल रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं लग रहा है, यानी कि ए और एफ का तो आपका पेयर बनना ही नहीं चाहिए भाई, तो ए और एफ का तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो पहले ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं आगे और क्या हो सकता है आपका। ठीक है ना, अभी तो अपने को फिलहाल एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, अब देखते हैं अपन बी वाले से चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। एडवांसमेंट इन नैनो टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड, यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जो क्या हुआ था आपका, एडवांसमेंट यानी कि प्रगति में सक्षम बनाया है, इनेबल किया है, सक्षम बनाया है। तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या सक्षम बनाया है, क्या इनेबल किया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे, टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत ही यहाँ पे, अब नैनो टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे बहुत बड़े डाटा को यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे बोला एक साथ में कर सकता है। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बी का पेयर यहाँ पे देखिए किसके साथ में बन रहा है, एफ के साथ में बन रहा है या डी के साथ में बन रहा है। ठीक है ना, अब देखिए डी वाला तो हो गया कट, तो सिर्फ क्या बचा आपका, एफ वाला ही बचा। एफ वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि जो आपकी यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी में जो आपकी यहाँ पे क्या हुई थी, प्रगति हुई थी, ठीक है ना, एडवांसमेंट हुआ था, तो किसके लिए होता है, ये इनेबल करता है, क्या करता है, फॉर टारगेट ड्रग डिलीवरी एंड हाईली सेंसिटिव सेंसर्स, यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है, दवाएं हैं, उनको डिलीवर करने का, और हाईली सेंसिटिव सेंसर्स है, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दावा किया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपका हो सकता है बी एफ हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। अब यहाँ पे अगर ई में देखें तो कहाँ है, क्या बी ई नहीं है, तो एफ ही लग रहा है, तो हो सकता है भाई आपने यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो बी एफ आपके 3 में है, यहाँ पे नहीं है, तो बी एफ आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते सी का किसके साथ में पेयर है, यहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सी का पेयर देख लेते हैं अपन यहाँ पे किसके साथ में है, द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ मेड इट पॉसिबल, तो जो आपका यहाँ पे बोला है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक, तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उन्होंने इस क्षेत्र में, इस फील्ड में यहाँ पे पॉसिबल किया है। अब क्या पॉसिबल किया है यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पॉसिबल किया है टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ में आप बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, तो एकदम सही है। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो देखिए इंडस्ट्री से तो आपका कोई यहाँ पे मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, और एफ का पेयर तो बन गया है, तो यहाँ से अपने को पता चला भाई कि सी और डी का पेयर बनेगा, तो सी और डी का बनेगा, तो फिर पीछे बचा कौन, ए और ई ही बचा है। ठीक है ना, तो अपन ने देखा था कि ए का पेयर है जो आपका किसके साथ में बन रहा था, डी और ई के साथ में, दोनों हो सकते थे यहाँ पे, पर सबसे अच्छा कौन सा बना है आपका यहाँ पे, ई वाला बना है, तो ए ई बी एफ सी डी कौन सा है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है।
ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, पर कोई नहीं, अपन यहाँ पे धीरे धीरे और समझेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अब देखिए 13 में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो 13 में आपको यहाँ पे बोला है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर। तो यहाँ पे बोला है कि हॉवर्ड जो गार्डनर है उनके द्वारा यहाँ पे एक थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, यानी कि अपन एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का उन्होंने कोई थ्योरी दी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बारे में अपन रीड करते हैं क्या आपका यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेजर ऑफ आईक्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आईक्यू के जो आपके ट्रेडिशनल पारंपरिक जो माप है उससे आपकी क्या है, बियॉन्ड, उससे परे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी दी थी तो उससे परे है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे थ्योरी के बारे में कोई बात होनी चाहिए कि इससे क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, हैज चैलेंज द कन्वेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता है उसके जो व्यूज़ है, दृष्टिकोण है, उनका जो नज़रिया है, ठीक है ना। तो जो पुराने समय से यहाँ पे जो अपने जो इंटेलिजेंस का नज़रिया है उसको उन्होंने क्या किया है, चैलेंज किया है। तो ये हो सकता है आपका, क्योंकि थ्योरिया क्या होती है, चेंज कर आपके यहाँ पे चैलेंज करने के लिए होती है। जो पुरानी आपकी यहाँ पे बातें या ट्रेडिशनल होते हैं उनको, ठीक है ना, हो सकता है ये आपका हो सकता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर्म द सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट अनप्रेसिडेंटेड स्पीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस की बात की गई है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की स्पीड के बारे में कोई बात नहीं की गई। इररिलेवेंट आपका लग रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, तो ए ही लग रहा है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ए ही कहाँ है भाई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं है। अब दो आंसर है आपके, और आगे देखते हैं, मैच करते हैं। बी, क्वांटम कंप्यूटिंग यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड एंटेलेगमेंट अलाउइंग। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग सुपरपोजिशन और उसके सिद्धांतों का उपयोग करती है, ठीक है ना, किसके लिए, एलिगमेंट यानी कि उलझाना, और अलाउ करने का मतलब क्या होता है, उसको परमिशन देना। तो उलझाने और उसको परमिशन देने की यहाँ पे क्या करती है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है आपका। डी बचा, गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेजर आईक्यू, ये देखिए कोई सेंस नहीं बनेगा आपका। एफ, फ्रॉम द सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अनप्रेसिडेंटेड स्पीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई बी के साथ में कोई भी आपका यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा है, मीनिंग नहीं बन रहा है किसी का, ठीक है ना। तो बी और एफ यानी कि बी का इन तीनों में से किसी के साथ में पेयर नहीं बनेगा। अब बी का पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ पे नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा, ए ही तो हो गया। सी डी को चेक कर देते हैं तो अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिग्रेंट प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो आपके एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब उभरते हुए जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो आपके उभरते हुए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेजर ऑफ आईक्यू। तो यहाँ पे बोला है कि जो आईक्यू है आपकी, उसके जो ट्रेडिशनल मेजर्स है उनसे क्या हो रही है, वो उसके मेजर से परे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एकदम सही लग रहा है आपका सी और टी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, यानी कि पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, देखते हैं अब यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स एंड म्युनिसिपल पब्लिक ओपिनियन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर अपन यहाँ पे ए की बात करें तो सेंटेंस पूरा होने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई वर्ब चाहिए। अगर ए और डी में देखें तो यहाँ पे ना तो इसमें वर्ब है ना ही इसमें वर्ब है, और बिना वर्ब के आपका कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ए और डी का आपका यहाँ पे नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हैज़ गेन्ड प्रोमिनियंस इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स का, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गेन्ड प्रोमिनेंस इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के यहाँ पे समय में, युग में। तो इंफॉर्मेशन के युग में इन्होंने क्या किया है यहाँ पे प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रमुखता, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंस प्रमुखता है जो इन्होंने क्या कर दी है, प्राप्त कर दी है। हो सकता है ए ई हो सकता है आपका,
ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स बाय एनेबलिंग प्रेसिजन एंटिक, देखिए इसमें भी आपकी वर्ब नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें भी वर्ब नहीं है, तो ए का सिर्फ ई के साथ में पेयर बनेगा और किसी के साथ में पेयर नहीं बनेगा, तो ए ई का बनेगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो ए ई का बना है। अब आगे चेक करते हैं क्या बी का यहाँ पे एफ के साथ में बनेगा, तो आंसर ए होगा, और नहीं बनेगा तो आंसर ई होगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन है। देखिए CRISPR टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रेवलाइज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, ठीक है ना, बदलाव लेके आए, क्रांति लेके आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। अब देख लेते क्या है, बी एफ है। तो अब इंजीनियरिंग बाय अनेबलिंग, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पे रेवलाइज किया है, किसके द्वारा, तो इनेबलिंग प्राइसेस जेन एडिटिंग इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे आपके यहाँ पे जो जीव है, ठीक है ना, उनमें सटीक जीन यहाँ पे क्या किया है, यानी कि जो जीन है उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट किया है उसको, यानी कि नए नए जीन बनाने का काम किया है। तो बी और एफ का आपका पेयर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों आपके क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो रेवोल्यूशनरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये नहीं होकर कौन सा होगा आंसर आपका, ए होगा। द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लेड टू द स्प्रेड, तो जो आपका जो सोशल मीडिया का राइज हो रहा है, यानी कि अभी क्या हो रहा है उसमें उसमें जो बहुत ही आपकी तेज़ी से वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो वो फैला रहा है। क्या फैला रहा है, यानी कि द स्प्रेड एंड मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि फैला रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है जो पब्लिक के ओपिनियन है उसको, ठीक है ना, तो हेर फेर कर रहा है, यानी कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यही आपका आजकल का लफड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, सोशल मीडिया का गलत खबरें बहुत ज़्यादा आपकी फैलती हैं, ठीक है ना, तो अपने को पता नहीं होता सही कौन सी गलत कौन सी है। तो सी और डी का पेयर आपका एकदम सही है, आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो देखते हैं यहाँ पे 15 में क्या बोला है आपका यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, अब उसमें देखिए क्या होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा रिलीज एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है उसमें बहुत सारी आपकी क्या होती है, एनर्जी, इनक्रेडिबल, यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा आपकी यहाँ पे अत्यधिक एनर्जी क्या होती है यहाँ से रिलीज होती है। देखिए हो सकता है आपका यहाँ पे कैन अचीव टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर टू द दोज ऑफ कोर ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, ये नहीं होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो कैन अचीव टेम्परेचर, यानी कि उस फ्यूजन से इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी निकलती है, और जो प्रेशर होता है वो सिमिलर होता है किसके, दोज एट कोर ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स होते हैं उनकी जो कोर होती है उनका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा आपका यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर की बात की, क्योंकि आपने देखा होगा जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे प्रेशर और एनर्जी टेम्परेचर रिलीज होता है, ठीक है ना, हो सकता है, अभी पता नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन्वॉल्व्स टू और मोर पार्टिकल्स बिकमिंग correlated in such a way that their states are इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो इसमें जो भी आएगा आपका यहाँ पे, एक तो रिलीजिंग आएगा एनर्जी का, ठीक है ना, या फिर उसका हीट प्रेशर उसका आएगा धमाके का, इस तरह का आना चाहिए। तो ए और एफ का तो आपका पेयर बनेगा नहीं। तो ए और एफ जहाँ पे है, एफ में देखिए क्या बोला है, एफ में बोला है कि दो या दो से अधिक जो आपके पार्टिकल्स है इस प्रकार यहाँ पे क्या होंगे, कोलरेटेड, यानी कि एक साथ में आपके आएंगे, कि उनकी जो आपकी स्टेट्स होती है वो एक दूसरे पर क्या करेगी, डिपेंड होगी, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ए एफ नहीं होना चाहिए, तो ए एफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी अपने को ये पता चला भाई कि ए डी और ए ई दोनों हो सकता है, अभी अपने को कुछ पता नहीं चला। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, द फिनोमेनन ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी कि जो क्वांटम, ठीक है ना, तो क्वांटम फिनोमेनन की, यानी कि जो क्वांटम की जो घटनाएं होती है उसके उलझाव, एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, उलझन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए रिलीज, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट, अब यहाँ पे देखिए उलझन है, एक तरह की क्या हो रही है, उलझन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो एनर्जी की बात नहीं होगी, ना ही टेम्परेचर की होगी, तो क्या हो सकता है, तो जो फिनोमिनन है क्वांटम एंटेंगलमेंट का वो इन्वॉल्व्स, यानी कि जिसमें शामिल है दो और दो से ज़्यादा आपके पार्टिकल है जो क्या होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं आपके कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है बी और एफ का ही पेयर बनेगा और किसी का नहीं बनेगा,
ठीक है ना। तो बी और एफ का ही बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते बी ई का नहीं बनेगा, बी ई का नहीं बनेगा, तो पीछे एक ही बचा, कौन सा बचा है, सी। तो अपन ने देखा था ए का डी और ई दोनों के साथ में हो सकता है, तो ए का ई के साथ में हो गया, बी का एफ के साथ में, तो लास्ट बना है आपका कौन सा, सी और डी का। चेक कर देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन इन क्वांटम मैकेनिज्म। तो देखिए अपन ने देखा था जो कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का क्वांटम मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, रिलीज करता है बहुत ही इनक्रेडिबल एनर्जी। तो एकदम सही है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते, फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है कि अपने को सब कुछ आता है, ठीक है ना। कोई भी है ऐसा, दुनिया में कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो आराम से समझदारी से करना है यहाँ पे। तो जितनी अपनी समझ है उसके हिसाब से अपन अपना बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 30 में से 30 अपने करेक्ट हो, पर इतनी ट्राई कर सकते हैं अपन कि 20 क्वेश्चन अपने को आते हैं और 3-4 क्वेश्चन है जो अपनी यहाँ पे समझ के हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करके 3-4-5 क्वेश्चन करके अपन आराम से 25 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए 16 में क्या बोला है, 16 में बोला है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोनेस गुटेनबर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोहानिस गुटेनबर्ग है, उनके द्वारा यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया गया था, इन्वेंशन, आविष्कार किया गया था। तो देखिए आविष्कार किया गया है तो क्या होगा, मेड बुक्स मोर एक्सेसिबल टू ए वाइडर ऑडियंस, यानी कि जब प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है ना, प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तो जो आपकी बुक्स थी तो उनका यहाँ पे एक्सेस हो गया था, यानी कि बहुत ही बड़ी पब्लिक के पास में किताबें आराम से जाने लगी थी। एकदम सही है आपका एडी का, ठीक है ना। तो पहले किताबें हाथ से लिखनी पड़ती थी आपको, ठीक है ना। जब प्रिंटिंग आई तो अपन आराम से, ये किताबें हैं जो अपन पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, सारे लोगों के पास जा रही है, लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, एडी हो सकता है। हैज़ रेवलाइज द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिसमिनिस्टेड, तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उसके तरीके, ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन देने के जो तरीके हैं उसमें क्या कर दिया उन्होंने, उसको प्रसारित करने में, यानी कि उसको फैलाने में, इन्फॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं आगे फैलाते हैं, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, क्रांति ला दी। तो देखिए यहाँ पे किताब की बात हो रही, प्रिंटिंग की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन फैलाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। कैन एड डेप्थ एंड लेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे किताब प्रिंट की बात हो रही। एडी आपका सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर तो मिल गया, क्या होगा आपको यहाँ पे, ए होगा। अब बस चेक कर देते हैं, अब क्या बचा है आपका, बी ए, द यूज ऑफ सिंबलाइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में अपन क्या करते हैं, सिंबल को यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो लिटरेचर में अपन सिंबल का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इससे क्या हुआ था, इससे जो इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे उनको देते हैं तो उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई थी, ठीक है ना। तो एकदम सही है आपका, ठीक है ना, मीनिंग बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। द एडवेंट ऑफ ई रीडर्स एंड डिजिटल पब्लिशिंग, आगे एफ बचा, कैन एड डेप्थ एंड लेयर ऑफ मीनिंग ऑफ ए स्टोरी। तो यहाँ पे आपको बोला है जो ई रीडर होते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन रीड करते हैं, और जो आपके डिजिटल पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिशिंग, उनके आने से क्या हुआ है, उनके आने से हुआ है कि जो कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, उसमें और क्या आ गई, डेप्थ आ गई है, और अधिक नई नई है जो लेयर्स, उनमें क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं। तो एकदम सही है भाई, डिजिटल में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा, ए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और इसको शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि अपन यहाँ पे इसी तरह से जैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है वैसे अपन यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरूरी नहीं है सब कुछ आना है, पर जो करने के तरीके हैं उनको अपन यहाँ पे सीख सकते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है, देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए द अफ्रीकन एलिफेंट नेटिव टू द सावनास ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीकी हाथी है, जो अफ्रीका के सवाना का यहाँ पे क्या है, नेटिव, नेटिव का मतलब वहाँ पे रहने वाला, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, निवासी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा नेटिव क्या है, इंडिया है, तो यानी कि इसी तरह से बोला गया है। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो नेटिव है कहाँ का, सवाना, अफ्रीका के जो सवाना है वहाँ का नेटिव है ये। देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है आपका यहाँ पे। तो हाथी के बारे में कोई ना कोई आपकी बात होगी। इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव लॉन्ग ट्रंक एंड लार्ज ईयर्स, यानी कि अब देखिए हाथी है तो हाथी ये किसके लिए जाना गया, अफ्रीका का हाथी, उसके पहले तो बहुत ही लंबी सूंड के लिए और बहुत ही, ठीक है ना, बड़े कान के लिए जाना गया था। तो ए और डी आपका एकदम सही पेयर बनेगा।
ठीक है ना। तो ए और डी सही बनेगा, तो यहाँ पे अपन एलिमिनेट कर देते हैं भाई, किसी में नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी आपका आंसर ए हो गया। अब चेक कर देते हैं आगे, देखिए बी ई, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो आपका लोकेटेड कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका तो क्या है, रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या बात करेगा, बीई इज होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, एकदम सही है। तो ये जो आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये घर है किनका है, अलग अलग बहुत ही कई तरह की जो वैरायटी के प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनका घर है, एकदम सही है आपका बीई। आगे देख लेते हैं, द कंगारू ए, तो यहाँ पे बोला है कंगारू जो क्या है, एक आपका यहाँ पे एक आपका मेर्सिपल फाउंड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो जो कंगारू है एक आपका मेर्सिपियल है, एक एनिमल है जो आपका कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बोला है हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू होप लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी इट्स यंग इन पाउच। तो आपने देखा होगा कि लंबी दूरी छलांग लगाने से कूद कूद के ये चलता है आपका, और अपना जो पाउच होता है उसमें क्या करता है, यंग, यंग का मतलब जो उसके बच्चे को है जो क्या करता है उसकी पॉकेट पे रखता है। एकदम सही है आपका सी और एफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है, तो देखते हैं 18 में क्या है आपका यहाँ पे, और इसको भी अपन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का इन्वेंशन करने के बाद में अब यहाँ पे क्या होगा भैया आपका, तो वही है बात करने या उससे रिलेटेड है जो वही आपकी बात होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा, है ट्रांसफॉर्म द वे पीपल इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे बोला है कि तो इन्वेंशन किया था ग्राहम बेल ने, टेलीफोन ने, तो उससे क्या हुआ था, लोगों ने अपनी आपस की जो बातें हैं और जो इन्फॉर्मेशन है जो क्या करते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसके तरीकों में क्या आया, बदलाव आया है। तो एकदम सही है भाई, ठीक है ना। तो पहले तो अपने को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या कहीं पे जाके अपने को कुछ बात करनी पड़ती थी, लेकिन टेलीफोन आया तो अपन दूर बैठे क्या कर सकते हैं, आराम से किसी को बात कर सकते हैं। तो ए और डी कहाँ है आपका, तो देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया अपने को, ए मिल गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे बी ए, द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक और ट्विटर। ये क्या करते हैं, तो ये आपको अलाउ करते हैं जो लंबे कम्युनिकेशंस है रियल टाइम में, यानी कि हाथों हाथ आप यहाँ पे एसएमएस भेजोगे उनके पास में चले जाएगा, देश के किसी भी कोने में या किसी दूसरे देश में बैठे हैं उनसे आप आराम से चैट कर सकते हो, ठीक है ना, रियल टाइम में वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये काम किसका है, सोशल मीडिया का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा भाई लास्ट, पहले तो आंसर मिल गया अपने को। अब देखिए ईमेल ए वाइडली यूज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ईमेल को बहुत ही बड़े तौर पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक रूप से अपन लोगों से क्या होते कनेक्ट होते हैं उसके लिए। हैज़ रेवोलाइज द वे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस कनेक्ट ग्लोबली, ठीक है ना। तो देखिए बिजनेस के लिए नहीं है आपका ईमेल, ठीक है ना, बिजनेस के लिए नॉर्मल अपन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसके लिए बात करने के लिए इस तरह से होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है बिजनेस को कनेक्ट किया ग्लोबली, इसको नहीं किया है, ये तो आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन्होंने किया है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए होगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो यूनेस्को की आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने भाई, तो देखते हैं स्टैंड ए टेस्टमेंट टू द इंटीग्रिटी, यानी कि ये क्या है आपका एक सरलता का यहाँ पे बोला है, यानी कि बहुत ही एक प्राचीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्राचीन जो आपकी बहुत ही और एंशेंट जो सभ्यता है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे क्या है आपका प्रमाण देती है ये, ठीक है ना। तो भी देखते हैं आगे और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, सर्व्ड एज ए डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगेंस्ट इन्वेंशन एंड रेड्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो बाहर से आक्रमण करते हैं और यहाँ पे जो लुटेरे वगैरह होते हैं, इन्वेंशन वगैरह जो आते हैं यहाँ पे रेड डालने, छापे मारने, उनके खिलाफ क्या करता है यहाँ पे, ये रक्षा करने का कार्य करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इज रिनाउंड फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री ग्लेडिएटरली कंट्रास्ट। तो यहाँ पे बोला है जो ग्लेडिएटरली यहाँ पे जो प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है ना, ग्लैडिएटर मूवी वगैरह आपने देखी होगी, जो पुराने ज़माने में जो रोम में आपके जो घोड़े से वो जो आपकी प्रतियोगिताएं होती थी तलवार वाली, उसकी बात कर रहा है। तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती थी तो उनको ऑर्गेनाइज करने में इसका क्या था, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व के लिए ये आपकी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको देखना होगा कि ए और एफ का तो नहीं बनेगा आपका,
ठीक है ना, क्योंकि चाइना में कोई आपका यहाँ पे वो ग्लेडिएटर वाली लड़ाई होती ही नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या ए का पेयर बनेगा, ठीक है ना, बन सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है। डी भी लग रहा है भाई कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, अब चाइना की वॉल है, क्यों बनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा बनेगा या नहीं बनेगा, अब हम बाद में देखेंगे। अभी दूसरा चेक कर देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि अपने को चलना किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो देखिए, द पिरामिड ऑफ गाजा इन इजिप्ट वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि जो गाजा के पिरामिड है वो प्राचीन विश्व में आपके जो 7 अजूबे है उसमें से एक है यहाँ पे। अब देखिए बी का क्या होगा, स्टैंड ए टेस्टमेंट इन द इंटीग्रिटी एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि आपको बोला है यहाँ पे कि जो पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसकी, और जो वहाँ पे एंशंट आपके जो क्राफ्टमैनशिप है, यानी कि पुरानी जो आपकी यहाँ पे शिल्प कला है उसके बारे में आपका यहाँ पे क्या देती है, प्रमाण देती है। बी डी का हो सकता है भाई, ठीक है ना, बी डी का हो सकता है, बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहीं बी डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलो देखिए, सर्व्ड एज ए डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगेंस्ट इन्वेंशन एंड रेड्स। देखिए पिरामिड इसके लिए नहीं बनाए गए थे आपके, ठीक है ना, रेड्स और स्ट्रक्चर से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे आपके, ठीक है ना। तो इज रेनाउंड फॉर इज ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, शानदार, विशाल, ठीक है ना। तो उसके लिए, ठीक है ना, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, होस्टिंग ग्लैडिएटरल कॉन्सर्ट्स, ठीक है ना, तो इस तरह के उनके लिए बनाया गया हो सकता है आपका। तो देखिए बी डी तो आपका कहीं नहीं है, लेकिन बी एफ का हो सकता है या नहीं हो सकता है, बी एफ का हो सकता है अभी इसके लिए बनाए, ठीक है ना। क्या है, बहुत ही शानदार है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए है, और होस्टिंग ग्लैडिएटरल आपके कॉन्सर्ट्स के लिए, यानी कि जो प्रतियोगिताएं कराने के लिए, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना, राजाओं की कब्र बनाने के लिए भी हो सकता है। तो बी एफ आपका यहाँ पे हो सकता है भाई, बी और एफ का पेयर बन सकता है, ठीक है ना। बी और डी का भी पेयर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा। अब देखिए बी और एफ कहाँ है आपका, बी और ई का नहीं बनेगा, ठीक है ना, बी और ई का नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब बी और एफ का बन रहा है आपका, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब देख लेते, चेक कर देते अपन, यहाँ पे सी डी का बनेगा तो आंसर क्या होगा, बी, नहीं तो क्या होगा, डी। अब देख लेते, द कोलोसियम इन रोम एंड आइकॉनिक एम्फीथिएटर, ठीक है ना। तो जो रोम में जो कोलोसियम है एक बहुत ही प्रतिष्ठित, ठीक है ना, क्या है, एम्फीथिएटर, ठीक है ना, यानी कि क्या है, एक तरह का अखाड़ा बोलते हैं अपन उसको, ठीक है ना। स्टैंड ए टेस्टिमेंट्स टू इंटीग्रिटी एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो आपकी क्या है, एक क्राफ्टमैनशिप है, पुरानी सभ्यताओं में बनी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे। और देखा होगा आपने एक बहुत ही फेमस इस तरह का एक अखाड़ा है जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा रोम में। नॉर्मली आपने जो अगर एक ये मूवी देखी ग्लैडिएटर, तो उसमें जो आपका अखाड़ा होता है उसके जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है रोम में, ठीक है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो ये क्या है, क्राफ्टमैनशिप है, और एंशिएंट जो आपकी अपनी सभ्यता है उनके बारे में यहाँ पे आपको क्या करता है, उसका प्रमाण देता है। तो सी ओ डी का भी हो जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना, सी ओ डी का हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अब देखिए बिना ऑप्शन के जाते अपन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, ऑप्शन के हिसाब से गए तो आंसर मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, समझते हैं इसको भी क्या बोला है। द COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब देखिए COP26 है आपकी, तो किसके लिए होती है आपकी, तो ये होती है आपके यहाँ पे जो जो आपकी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उनके लिए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर है यहाँ पे आते हैं, और वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं कि किस तरह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, या जो भी आपके एनवायरनमेंट में हो रही है, जो आपके घटनाएं हो रही है, तो उनको रोकने के लिए, उनको सही सुचारू रूप से अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ये आपकी कहाँ हुई थी, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुई थी। ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर टू डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो देखिए जो मैंने भी बात बोली थी, यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर उनको साथ में लाता है ताकि वो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सके क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। तो ए और डी का आपका यहाँ पे पेयर बनेगा, ठीक है ना, ए और डी का पेयर बनेगा। तो ए और डी कहाँ है, यहाँ है भाई, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और यहाँ पे नहीं है। अब देखिए या तो आंसर ए होगा अगर बी ही सही हुआ तो, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ए और डी होगा। देख लेते हैं बीई, द इमरजेंस ऑफ न्यू कोविड-19 वेरिएंट, यानी कि जो नए कोविड-19 जो वेरिएंट है उसका इमरजेंसी, यानी कि जो नया वेरिएंट आया है, नया अभी उसका जन्म हुआ है। तो देखिए क्या बोला है, क्या होगा, बीई हैज़ लेड टू कंसर्न्स अबाउट वैक्सीन इफेक्टिवनेस एंड नीड टू अपडेट प्रिवेंटिव मेजर। तो
तो एकदम सही है। अब नया वेरिएंट आया है तो यहाँ पे अपने को ये चिंता है कि भाई जो अपन ने वैक्सीन लगाई वो काम करेगी या नहीं करेगी, और जो उसके बारे में नए नए क्या मेजर है उसके, ठीक है ना, क्या इफेक्ट है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या हो गया भाई, चिंताएं पैदा हो गई है, ठीक है ना, कि नया वेरिएंट आ गया है, टीका काम करेगा नहीं करेगा और कितना खतरनाक है इस तरह से, तो क्या होगा, बी और ई होगा भाई सही आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपन नॉर्मली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एज ए स्टूडेंट आपको एग्जाम में करने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करते समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से अपन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है जो कम नॉलेज में, यानी कि जितनी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्वेश्चन को ज़्यादा अचीव कर सकें मार्क्स को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आपको प्लीज़ कमेंट करना है पूरा देख के, साथ ही पॉसिबल हो सके जितना इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।